हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक नए विषय को लेकर के आए हैं और आज हम नए विषय को पढ़ेंगे और वो नए विषय है और नया टॉपिक है वो है हिंदी भाषा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हिंदी भाषा से संबंधित वीडियो हमें उपलब्ध करवाए जाएं, तो आपकी मांग पर हमने ये चीज़ तैयार करी और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए आज अपन बात करते हैं हिंदी भाषा और उसके वर्णों पर। हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी और मैं एकदम आपको साधारण से साधारण समझाने की कोशिश करूँगा। साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि कुछ न कुछ चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सके। यही मेरी आशा रहेगी और आप लोग इस आशा को पूर्ति करने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। आइए चलते हैं अपन हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के जो वर्ण होते हैं, यानी कहने का मतलब हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है ध्वनि से। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है ध्वनि। अब ध्वनि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी परिभाषा क्या होती है। हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है और हवा निकल करके और फिर अपने ओठों तक आकर के और फिर वो किसी आवाज़ के रूप में अपने को सुनाई देती है, किसी आवाज़ के रूप में सुनाई देती है और वो अलग अलग तरह से सुनाई देती है। तो उस अलग अलग तरह को ही ध्वनि कहा जाता है। अब वो ध्वनि है वो रुकावट के भी हो सकती है और बिना रुकावट के भी हो सकती है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर से, जब फेफड़ों के अंदर से जो प्राणवायु बाहर निकलेगी तो हमारे शरीर की जो आंतरिक ऑर्गन्स है, यानी आंतरिक जो अंग है शरीर के, और शरीर के अंगों से जैसे गला है या गले के ऊपर का भाग तालू है, तालू के ऊपर का भाग मुर्दा है, दंते है, ओष्ठ है, और बाहर आकर के जब मुंह से किसी अन्य आदमी के कान तक जब भी ये ध्वनि पहुंचती है और उसको सुनाई देती है तो उसके कुछ अलग अलग आवाज़ें होती हैं, अलग अलग तरह से वो सुनाई देती हैं। और वो अलग अलग तरह से क्यों सुनाई देती है? वो अलग अलग तरह से इसलिए सुनाई देती है कि हमारे फेफड़ों से एक सीधी हवा निकलती है बिना किसी रुकावट के, तो वो ध्वनि अलग सुनाई देगी। और जब फेफड़ों से निकलने के बाद में हवा हमारे अंगों के बीच के जो रास्ते में जो हवा का टकराव आता है, यानी रुकावट आती है हवा के अंदर, और रुकावट आने के बाद में जब वो बाहर आकर के ध्वनि का किसी नए शब्द का रूप लेती है या नए आवाज़ का रूप लेती है, तब उसमें अलग चीज़ सुनने को मिलेगी। यही ध्वनि का प्रकार है, यही ध्वनि की परिभाषा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ध्वनि के बाद बात करते हैं जो ध्वनि बाहर निकल करके और हमें सुनाई देती है, हम उस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब उस वर्ण को लिखित रूप में या सांकेतिक रूप में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को वर्णमाला कहा जाता है। यानी ध्वनि का जो लिखित रूप है या सांकेतिक रूप है, उस सांकेतिक रूप को हम वर्णमाला कह सकते हैं। यानी बहुत सारे वर्णों को एक जगह इकट्ठा कर करके और एक ही स्थान पर अपन उसको डाल देते हैं, एक ही स्थान पर उसको लिख देते हैं, एक स्थान पर रख देते हैं, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। अब वो वर्णमाला जो अलग अलग तरह के वर्ण होते हैं उनको मिला करके बनाई जाती हैं, क्योंकि उसका उच्चारण जो है वो अलग अलग होगा। तो उस अलग अलग उच्चारणों को लिखने के लिए
ताकि सभी मनुष्यों का जो उच्चारण है और उसका जो संकेत है वो सेम हो, एक जैसा हो। तो उसको एक जैसा बनाने के लिए इस वर्ण को एक लिपि में लिपिबद्ध किया गया है और उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि, जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि। हाँ, प्राचीन समय में ये जो देवनागरी लिपि है, इससे पहले की जो भाषाएं थी, प्राकृत है या पाली है यानी अपभ्रंश है, कई प्रकार की भाषाओं के बिगड़े हुए रूप के बाद में आज हम हिंदी को पढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी है तो कई प्रकार की भाषाओं से मिलकर के बनी है। और प्राचीन समय में किसी ने इस वर्णों के संकेत को देखने के लिए और इसको महसूस करने के लिए ये जो संकेत चिन्ह बनाए, इस संकेत चिन्ह को ही अपन वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि ध्वनि जो होती है वह सुनाई दे सकती है और हम उसको सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए और उसको छू करके महसूस करने के लिए एक व्यवस्था क्रिएट की और व्यवस्था का नाम था लिखित रूप। और लिखित रूप में वर्ण और वर्णों को एक साथ मिला करके वर्णमाला तैयार की गई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इसे ध्वनि के अगले रूप की। ध्वनि का जो अगला रूप है वो है वर्ण। ध्वनि का अगला रूप क्या है? वर्ण। अब भाई उत्पत्ति के बारे में अपन समझ चुके हैं कि ध्वनि आपके वर्णों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ठीक है, वर्णों की उत्पत्ति कैसी हुई। फिर उत्पत्ति के बाद इसका नंबर आता है कि भाई इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम किस रूप की बात कर रहे हैं? ध्वनि के रूप की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब लिखित रूप की बात कर रहे हैं। क्योंकि ध्वनि तो पहले थी, ध्वनि के बाद हमारा लिखित रूप आ गया। और वो लिखित रूप कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उसमें 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपके स्वर। पहला प्रकार कौन सा है? स्वर। और फिर दूसरा प्रकार है आपका व्यंजन। ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ये 2 प्रकार के वर्ण हैं जो किससे बने हैं? ध्वनि से बने हैं। ठीक है, ध्वनि तो एक सुनाई देने वाला रूप है, यानी सुनाई देती है और हम उसको सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख करके, छू करके और उसको लिख करके या चिन्हित करके अपन इसको नहीं देख सकते। इसलिए इस ध्वनि के रूप को 2 भागों में बांट दिया ताकि उसकी पहचान हो जाए। उस पहचान के लिए 2 भागों में बांट दिया। उसको लिखित रूप कहा है स्वर और व्यंजन। तो इस स्वर और व्यंजन के बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए अपन एक भाग की बात करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या चीज़ है। तो यह हो गया आपके 1 नंबर स्वर। अब बात करते हैं स्वर की उत्पत्ति के संबंध में। स्वर की उत्पत्ति कैसी होती है? तो जब हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है तो हवा एकदम से बिना रुकावट के निकलती है, जिसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता, वो स्वर होते हैं। लेकिन उसमें भी 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक रुकावट वाले स्वर होते हैं और एक बिना रुकावट वाले स्वर होते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। भाई स्वरों की परिभाषा ये है कि हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु है वो बिना किसी रुकावट के शरीर से बाहर निकलती है, और बिना किसी रुकावट के शरीर से बाहर निकलती है। वह रुकावट से शरीर से बाहर, रुक रुक करके शरीर से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। यानी हमारे शरीर से सीधे हवा बाहर निकलती है, लेकिन एक तो सीधे एक बार में ही बाहर निकल जाती है और एक 2 बार में बाहर निकलती है, तो इसको अलग अलग कहेंगे। 1 बार में बाहर निकलती है उसमें कम समय लगता है, और 2 बार में बाहर निकलती है उससे दुगना समय लगता है, 2 डबल समय लगता है। तो इस प्रकार से आपके स्वर है वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के स्वर है। ये 2 प्रकार हैं। इन 2 प्रकारों में पहला जो प्रकार है वो है आपके मूल स्वर। अब ये जो मूल स्वर है इसका मतलब ये है कि जो बिना रुकावट के सीधी हवा हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है और जो ध्वनि क्रिएट होती है, जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, वो मूल स्वर की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो देखिए अब अपन समझते हैं मूल स्वर कितने होते हैं। तो इस मूल स्वरों के भी 2 नाम हैं। एक तो मूल स्वर और
ह्रस्व स्वर। इनके दो नाम हैं, इन दो नामों से इनको जाना जाता है। ह्रस्व स्वर, इनके दो नाम हैं, ठीक है। मूल स्वर के दो नाम हैं। अब बात करते हैं इनके नाम, तो ये दो हो गए, लेकिन ये कितने होते हैं? तो स्वर जो है वो आपके चार होते हैं। कौन से स्वर? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर चार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, इनको लिख करके देखते हैं। देखो, ए, ई, ऊ और री। ये री जो है वो संस्कृत से आया हुआ है। री हिंदी का नहीं है, संस्कृत से आया हुआ है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग होने लग गया, इसलिए इसको हिंदी के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। ये स्वरों में इसको गिनने लग गए। वैसे मूल रूप से हिंदी में ये स्वरों में नहीं आता, लेकिन इसको स्वरों में गिनने लग गए क्योंकि इसका प्रयोग होने लग गया। कुछ शब्द ऐसे हो जिसमें इनका प्रयोग होता है, इसलिए इसको साथ में ले लिया गया। अब आपके मूल स्वर कितने हैं? चार हैं। मूल स्वर चार हैं। फिर बात करते हैं अगले स्वर की। तो अगला स्वर कौन सा है? अगला स्वर है आपके प्रकार में ब, और वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ या संयुक्त स्वर। ये भी, इसके भी दो नाम हैं। मूल स्वर जिनका संख्या है वो चार है, ये चारों आपके सामने लिखी हुई है। और फिर दूसरे वाला जो प्रकार है वो है दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर, जिसके संख्या कितनी है? जिसकी संख्या है टोटल 7। दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर की संख्या है 7। अब ये 7 जो संख्या है वो किससे बनती है? इसी मूल स्वरों से ही बनती है। यानी आपको याद किस चीज़ को रखना है? याद इन चारों को रखना है। इन चारों को अगर याद कर लोगे तो फिर आप मूल स्वर से संयुक्त स्वर बना सकते हैं स्वयं। ये विधि आपको सीखनी है, बहुत ही अच्छा तरीका है, अच्छे से आपको याद रह सकता है। क्योंकि याद रखने वाली बात सिर्फ 4 ही स्वर आपको याद रखने हैं, और इन 4 स्वरों से अपन अगले जो 7 स्वर है वो और बना सकते हैं, और इन 7 स्वरों से सारी जो व्यवस्था है वो आगे और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी बात यह है कि ये 7 स्वर आपको बनाने कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बनाने के लिए भी आपको इस री को छोड़ दो चाहिए, ये स्वर बनाने के लिए कोई काम नहीं आएगा, ये तो अपनी जगह ही रहेगा। ये जो 3 स्वर है ना मूल, वैसे तो मूल स्वर 3 ही मानते हैं, 3 ही स्वर है ये। इस 3 स्वरों से 7 स्वर और बन जाते हैं। नहीं, वो स्वर कौन कौन से बन जाते हैं? देखो, इसको बना करके अपन देखते हैं भाई। एक तो ए प्लस ए, इनको मिलाने से क्या, ए प्लस ए को मिलाने से क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। एक तो हो गया ये। दूसरा, ई प्लस ई को, यानी एक सहजातीय से सहजातीय बना करके बताते हैं। देखो, ई प्लस ई, इनको मिलाने से क्या बन जाएगा? ई स्वर बन जाएगा। इसके उच्चारण का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ई। और फिर तीसरा जो है ऊ प्लस ऊ, इसके मिलाने से क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। तो ये 3 तो आपके सहजातीय से ही बन जाएंगे, 3 तो सहजातीय से ही बन जाएंगे। अब पीछे बचे हैं 4 और, वो 4 और बना लेंगे अपन। देखो भाई, 3 तो इस सेम को मिलाने से ही हो जाएंगे। एक ही जाति के 2 स्वर मिलाने से तीसरे नए स्वर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो, ए प्लस ए आ, और ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ। फिर अब विजातीय स्वरों के मिलाने से बनेगा। देखो, अब ए के साथ में ई मिलेगा तब क्या बनेगा? देखो, ए प्लस ई, ए प्लस ई के मिलने से क्या बन जाता है? ए प्लस ई। ए प्लस ई के मिलने से क्या बन जाता है? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। फिर इस ए प्लस ए को मिलाने से क्या बन जाएगा? बाद में बन जाएगा आपके आई, ठीक है। क्योंकि ए के 1 मात्रा होती है, आई के 2 मात्रा होती है, ठीक है। फिर अपने पास देखो, एक विजातीय स्वर दूसरे वाला अगले वाला और लेते हैं। ए के साथ ऊ मिलाने से क्या बनता है? ए प्लस ऊ, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ओ। और फिर इस ए के साथ में ओ को मिला देंगे
तो किसका निर्माण हो जाएगा? औ का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, अब आपके कितने ये 7 पूरे वेग नहीं हुए है, आपको अच्छे से 0 लेवल से ये चीज़ समझनी है। अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने बन गए आपके टोटल? 7। जो हमें 7 ही बनाने थे 7 बन गए। तो मूल स्वर 4 हो गए और ये हो गए 7। तो टोटल मिलाकर के कितने स्वर हो गए? देखो अब टोटल स्वर को अपन यहाँ लिख लेते हैं। स्वरों की जो संख्या होती है कुल मिलाकर के वो होती है 11। कितने स्वर होते हैं? 11। अब 11 स्वरों को अपन मूल स्वर और मूल स्वर से बाद में जो बने संयुक्त स्वर या फिर दीर्घ स्वर को भी अपन एक साथ लिख देते हैं। देखो ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं टोटल। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आता होगा कि सर इसमें अंग और अह होते हैं, अंग और अह स्वर नहीं होते। हाँ ठीक है, स्कूल टाइम में हमने पढ़ा होगा और आज भी पढ़ा रहे हैं, अंग शामिल नहीं होती। स्वर तो आपके मूल रूप से 11 ही होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 स्वर होते हैं। अब फिर 11 स्वरों से बाद में अपन आगे चलेंगे कि भी अपने को ये स्वर तो 11 हो गए, लेकिन स्वर को किसी व्यंजन के अंदर रखने के लिए हमें मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मात्राओं की संख्या कितनी होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या 11 नहीं होती। मात्राओं की संख्या 10 ही होती है, क्योंकि ए जो है उसकी मात्रा नहीं होती। ए तो अपने आप में सभी के अंदर छुपा हुआ होता है, सभी व्यंजनों के अंदर ए लगा हुआ होता है, तभी वो व्यंजन बनता है। ठीक है, तो ए है वो मात्रा की श्रेणी में नहीं आता। तो मात्राएं कितनी हो गई? मात्राएं हो गई आपके 10। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। मात्राएं 10 हो गई। इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, यहाँ कोई मात्रा नहीं होती। ये हो गई आ की मात्रा, ये इक की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये उक की मात्रा और ये ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा को ऐसे लिखेंगे। ये ए की मात्रा, इस पर कोई डंडा नहीं है, लेकिन ये मात्रा में ऐसे आएगा ए की मात्रा, और इस पर 2 मात्रा लगेगी, 1 है और 2 लगेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ए बोल रहे हैं, ये आई बोल रहे हैं। आई की मात्रा और ये ओ की मात्रा और ये हो गया आपके औ की मात्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कुल 10 मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है। ठीक है, अब इस स्वरों को और व्यंजनों को जो लिखित रूप में लिखा जाता है, उस लिखित रूप में लिखने की जो लिपि होती है, यानी अक्षर जो बनते हैं, उस अक्षरों की जो बनावट होती है उसकी एक लिपि है। उस लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। ठीक है, इस देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। वर्तमान समय में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, एक बार फिर से फटाफट से इनका रिपीट कर लेते हैं। देखो, आज हमने सबसे पहले बात करी हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा में वर्ण की उत्पत्ति कैसी होती है। वर्ण की उत्पत्ति होती है ध्वनि से। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि दो प्रकार से। ध्वनि के जो प्रकार है वो श्वास के आधार पर 2 प्रकार होती है। वैसे तो बाहर जब निकलती है उसका कोई प्रकार नहीं होता, यानी ध्वनि के कोई टुकड़े होते ही नहीं, लेकिन श्वास के आधार पर उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो श्वास है वो अचानक से निकलता है, और एक है रुक रुक करके निकलता है, यानी सीधा बाहर निकलता है और झटकों में निकलता है। वैसे इनके 2 प्रकार हो गए, लेकिन ध्वनि है वो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर चलते हैं ध्वनि के बाद में अपना जो लिखित रूप होता है, उस लिखित रूप को कहते हैं वर्ण। और ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। अब स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, तो आपके जो स्वर हैं उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो स्वरों में जो कितने प्रकार होते हैं? स्वरों में आपके 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। ये मूल रूप से स्वर कितने होते हैं? मूल रूप से स्वर होते हैं 4। ये ए ई उ री, आपको ऐसे याद रखना है, आयुरी याद रख सकते हैं। ठीक है,
किसी नाम से आप उसके संकेत से उसको आयुरी याद रख सकते हैं। मूल स्वर आयुरी होते हैं 4, और इस 4 से आपको बाकी 7 स्वर बनाने हैं, और 4 से 7 स्वर हमने आपको ये बना करके बताएं। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। और जो 11 संख्या आपके सामने लिखी हुई है, और 11 संख्या हो जाती है। फिर इसको मात्रा के रूप में लिखने के लिए इसकी जो मात्राएं होती है वो 10 होती है, क्योंकि एक ही कोई मात्रा नहीं होती, मात्राएं होती है 10। इस प्रकार से हमने ये स्वरों के बारे में और वर्ण की उत्पत्ति के बारे में आज समझा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके अच्छे से समझ में आया है या कुछ न कुछ समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आगे वाला जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये जो जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो आपको मिलती रहें, और जितना हो सके उतना आपको फ़ायदा मिले, घर बैठे आप इस चीज़ को सीख सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम ये क्लासें आपके लिए रिकॉर्ड कर करके और उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं कि भी विद्यार्थी घर पर हैं और इस कोरोना काल के अंदर आपको ये चीज़ें घर बैठे कुछ मिल सकें, ताकि आप अपनी पढ़ाई है उसको जारी रख सकें। इसीलिए हम ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी करेंगे व्यंजन के बारे में। तब तक आप इसको अच्छे से समझते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।